जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। जैसा कि हम यूपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं 2011 से 2024 तक के, ठीक है। 2025 का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। खुशी की बात है, हमने हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू 2011 से 2024 तक एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर बढ़िया से कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे पूछा कि पॉलिटी शुरू की जाए या जियोग्राफी, तो लोगों ने जियोग्राफी कहा, तो हम जियोग्राफी के अब पीवाईक्यू करेंगे। इसका मतलब आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट और टेलीग्राम के लिंक हैं। अगर आप नए हैं तो पढ़िएगा, बढ़िया अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। भूगोल के अंदर भारत का भूगोल टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। भारत का भूगोल के अंदर भी कौन सा टॉपिक है? भू आकृतिक प्रदेश एवं भूगर्भिक संरचनाएं। चलिए, फायदा क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेटमेंट जो ये दी गई हैं, इनसे कोई नए क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और बन रहे हैं। हिस्ट्री वाले में हमने कई क्वेश्चन बताए, आपको दिखाए प्रॉपर कि देखो ये क्वेश्चन बना, ऐसे बनेगा। तो यहाँ भी हम उनके साथ ही शुरुआत करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट है, बिलीगिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है या गलत है, इस पर भी सर्किल लगा कर रखिया करें, क्योंकि ये कई बार हमें फंसा देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप मुझे कैसे पढ़ रहा हूँ, किस चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या चीज़ को सर्किल कर रहा हूँ, ये सब आप देखते रहेंगे तो आप जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका अनुभव से फ़ायदा आप उठा सकते हैं। केवल एक सही है, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो क्या शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं या दक्षिणी भाग कार्डमम पहाड़ियाँ हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जैसे ही कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे नीचे हैं, ये वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ जो हैं वह सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग भी नहीं है, और ये भी गलत है। व्याख्या देख लेते हैं, जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अमरकंटक पहाड़ी अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है। आप हमें ये बताइए, अमरकंटक से एक ऐसे और एक ऐसे दो नदी निकलती हैं, एक इस तरफ निकलती है, एक इस तरफ निकलती है। उन दोनों के नाम आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम समझेंगे कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, जो नए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब वह हमें याद रखना है, वह आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में और खासकर यूपीएससी के एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हाइलाइटर पर आप ध्यान दें। बिलीगिरी रंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र एवं पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में समाप्त होती है, इसलिए यह भी गलत है। आप मध्य प्रदेश वाला देखेंगे तो वहाँ सतपुड़ा आपको पर्वत दिखेगा, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आप बता सकते हैं कौन सी है? शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, जबकि पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात। और शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। मेरा पूरा जो इंडियन जियोग्राफी का मैपिंग का सीरीज है, जिसमें सारी पहाड़ियाँ, नदियाँ, नेशनल पार्क, खनिज सब हैं, वह पूरा पीडीएफ बना रखा है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसे डिलीवर कर पाऊँ। मैंने आपसे वादा कर रखा है कि वह जल्द ही आपके सामने उपस्थित करूँगा, लेकर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास टाइम हो तभी मैं लाऊँगी, ये ना हो कि एक वीडियो बनाया फिर छुट्टी ले ली, ठीक है। तो उसमें ये सब अच्छे से याद भी करा दूँगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? दक्षिण भारत की जो गंडीकोटा घाटी है वह किस नदी से निर्मित हुई है? कावेरी, पिन्नार, तुंगभद्रा या मंजीरा? तो इसका आंसर सी सही होगा। पिन्नार जो है यहाँ पर बहती है, उसकी ये है। व्याख्या देख लेते हैं। गंडीकोटा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक गांव है,
से भारत की भव्य घाटी के रूप में माना जाता है। दाहिनी ओर पेन्नार नदी से घिरा यह गांव एर्रामिल्ला पहाड़ियों से होकर नदी के द्वारा बनाई गई शानदार घाटियों के लिए लोकप्रिय है। उनके बीच चलने वाली धाराओं के साथ संकरी घाटियां और खड़ी चट्टानें दीवारें बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ शिखर दिए गए हैं और एक तरफ पर्वत दिया गया है। नामचा बरवा क्या गढ़वाल हिमालय का पार्ट है? नंदा देवी क्या कुमाऊं हिमालय का पार्ट है? नोकरेक क्या सिक्किम हिमालय का पार्ट है? कौन सा युग सही सुमेलित है? तो हमें पता है नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि नामचा बरवा तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ बॉर्डर पे है, जहाँ से हिमालय जो है वह ऐसे मुड़ जाता है। ये जो अपना हिमाचल प्रदेश है वहाँ से हिमालय नीचे की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पर से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है, नामचा बरवा वहाँ पर है। तो ये गढ़वाल हिमालय कहाँ है? गढ़वाल हिमालय जो है वह उत्तराखंड में है। ठीक है, मुझे बहुत मन हो रहा है वो मैं आपके साथ PDF पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ। नंदा देवी जो है वह कुमाऊं हिमालय में है। तो नंदा देवी हमें पता है उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय तो यहीं पड़ता है। नोकरेक क्या सिक्किम में है? नोकरेक आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। नोकरेक सिक्किम में ना को होकर कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो केवल 2 सही होगा। नंदा देवी जो है वह कुमाऊं हिमालय में है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नंदा देवी चोटियाँ कुमाऊं हिमालय के भाग हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा। हिमालय का जो नदियों के ऐसे नदियां बहती हैं, इनके बीच के पार्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, तिब्बत के अंतर्गत आता है, और वो हिमाचल का भी पार्ट कह सकते हैं बॉर्डर पे। ठीक है, नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन आया, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, या नुब्रा घाटी के उत्तर में? तो सियाचिन हिमनद जो है, सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, वह कहाँ है? इसका उत्तर होना चाहिए नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जब हम ये मैप बनाते हैं अपना, ठीक है, तो यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी है पूरी। ठीक है, इसमें कई चोटियाँ हैं। कौन कौन सी चोटी है? एक यहाँ पर चोटी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये जो सियाचिन हिमनद है ये पूर्वी पार्ट तरफ, इधर पश्चिमी हो जाएगा, इधर पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। क्या लिखा है? दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, गैर ध्रुवीय। अगर हम पोलर को छोड़ दें, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पे सबसे ज़्यादा बर्फ है, हम जानते हैं। अगर उसको छोड़ दें, ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा हिमनद ये है। क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन, जो कि अब हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। पश्चिम में गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में लेह, दक्षिण में नुब्रा घाटी, और इस प्रकार सियाचिन हिमनद घिरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला तो यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, सक्रिय है या नहीं, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। दूसरा यहाँ पर फंसा सकता है, ग्रेट निकोबार में है, लघु निकोबार में है, मध्य निकोबार में है, या अंडमान में है। दूसरा पूर्व में है या पश्चिम में है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी क्या 1991 में उद्गार हुआ था? तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो इसका हमें पता है, सिंपल सा ऑप्शन ए होगा। केवल एक सही है, बाकी गलत है। क्यों? मैंने सर्किल इसीलिए किया था क्योंकि ग्रेट निकोबार नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंडमान में होना चाहिए, और पूर्व ये तो सही है। 1991 था, नहीं, ग्रेट निकोबार नहीं। पढ़ लेते हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है, पूर्व में नहीं। अगर हम ग्रेट निकोबार कट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा अंडमान लिखेंगे, आप बताइएगा। तो वह भी सही हो सकता है कि किस अंडमान के पूर्व में है, या अंडमान के पूर्व में है। दूसरा ग्रेट निकोबार के
उत्तर में भी कह सकते हैं, क्योंकि निकोबार नीचे है, ये निकोबार है, अंडमान ऊपर है, तो अंडमान के पूर्व में है, ये कौन है, बैरन द्वीप, तो निकोबार के उत्तर में ही हुआ ना। तो या तो आप निकोबार के उत्तर में बोलें या आप अंडमान के पूर्व में बोलें, दोनों सही है, क्योंकि अगली बार स्टेटमेंट अंडमान के पूर्व में आ जाएगा, तब आप कहोगे ये तो गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ग्रेट निकोबार के उत्तर में। तो ग्रेट निकोबार के उत्तर में का मतलब है अंडमान के पूर्व में। ठीक है, क्लियर। बैरन द्वीप ज्वालामुखी में पिछली बार उद्गार 1991 में ना होकर यहाँ 2-3 वर्षों पर उद्गारित होता रहता है। अभी हाल में 2016 में उद्गार हुआ था। आप पुरानी जो चीज़ें हैं, उस पुरानी जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे यहाँ पर आप 2005-06 देखोगे तो उसके बाद भी उद्गार हो गया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 2-3 वर्षों पर उद्गार होता रहता है। ये स्टेटमेंट अब किया है तो ये वाला स्टेटमेंट पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। 2017 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। केवल पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपको पता होना चाहिए हिमालय अगर हम ऊपर से चलें तो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश में है, फिर उत्तराखंड में है, फिर आप नेपाल छोड़ देते हैं तो सिक्किम में है, फिर अपना अरुणाचल प्रदेश में है। तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 हो गए। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पश्चिमी घाट की बात कर लें तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। 2, 2, 4, 2, 6 ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही होगा? केवल 3। चेक भी कर लेते हैं, बी आंसर सही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट हिमालय के बारे में पूर्ण रूप से, कौन सी नदियों के बीच में क्या है, इस टाइप से है तो उनके तीनों के नाम क्या हैं, ट्रांस हिमालय के कितने पर्वत हैं, पर्वत श्रेणी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, थोड़ा नींद को साइड में कर 2 घंटे कम जाग कर आपके लिए वीडियो उपलब्ध अवश्य कराऊँगा। पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हिमालय कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। अगर हम और विस्तारित रूप से देखेंगे तो वही ऐसे मुड़कर नीचे भी जाता है, तो यहाँ भी कह सकते हैं, और भी थोड़ा विस्तार करें तो और भी जगह हो सकता है, लेकिन मेनली इतनी जगह तो है। इन्होंने लद्दाख लिखना भूल गए हैं, लद्दाख में भी थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में है। तो 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, पुलिकट झील 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किस नदियों का डेल्टा इसके पास में सबसे नज़दीक कौन है जो डेल्टा नदी बनाती है, उसको भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ये तो बहुत इजी आंसर है। ये सब किसके दिए गए हैं? श्रीलंका तो श्रीलंका है, बाकी ये तीनों जो हैं वह इंडोनेशिया के पार्ट हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। अभी आप कमेंट में बताइए, इंडोनेशिया अपनी राजधानी कैपिटल को एक द्वीप से दूसरी द्वीप पे भेजा है, तो अब उसकी राजधानी किस द्वीप पे है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो हमें पता है सुमात्रा जो है वह सबसे नज़दीक है। ठीक है, अंडमान निकोबार के बाद सुमात्रा आता है, सुमात्रा के बाद जावा है। ये एक बार क्रोनोलॉजी में भी पूछ दिया गया था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी भी हमें याद रहे। इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं उनका भारत से दूरी के, तो सबसे पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर छोटे छोटे द्वीप हैं कुछ। ठीक है, इंडोनेशिया के ग्रेट निकोबार, सुमात्रा सबसे नज़दीक है, फिर श्रीलंका की दूरी, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र। कार्डमम पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत। कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर हैं, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर हैं, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। कितने स्टेटमेंट सही हैं देख लेते हैं। सी आंसर सही होगा, 3 और 4, यानी महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में हैं। कैमूर कोंकण पे नहीं है, कार्डमम
कोरोमंडल पे नहीं है। तो हम बता दें कोरोमंडल जो कार्डमम पहाड़ी है वो यहाँ पर है, और इधर कौन सा लगता है, मालाबार लगता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। कार्डमम पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर मालाबार तट के समानांतर हैं, न कि कोरोमंडल के। पश्चिमी घाट पर्वत के विस्तारित भाग में है। तो सबसे लास्ट में भी शायद यही पाई जाती है। क्या कहती है जनता, सबसे लास्ट में यही पाई जाती हैं दक्षिण भारत में। कैमूर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में कितनी लंबी हैं ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण में सोन एवं उत्तर में टोंस नदी बहती है, यह याद रखने की ज़रूरत है, कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक है, महादेव पहाड़ियों की बात करते हैं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तारित भाग हैं, जो मध्य भारत में ही है, मध्य प्रदेश। मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह हैं, तथा ये कार्बी आंगलांग पठार के भी हिस्सा है, भाग है। ठीक है, तो कैमूर पहाड़ियाँ यहाँ पर लगा है, मेन बात है यहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र वाला एरिया है नीचे, वहाँ पर है, और थोड़ा बिहार में भी जाती हैं। महादेव पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और मिकिर। बहुत बढ़िया मैपिंग की सीरीज बनी है। अगर हम, ठीक है छोड़ो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आर्द्र भूमि दी गई है, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया है, और हमें सही सुमेलित करना है। हरिके आर्द्र भूमि व्यास और सतलुज का संगम है क्या? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम है क्या? कोलेरू झील मूशी और कृष्णा का संगम है क्या? इनमें से कौन सा सही है? तो हम आंसर देख लेते हैं। ये आंसर सही है, केवल एक जो है वह सही है। केवलादेव कहाँ है, बनास और चंबल कहाँ है, कोलेरू कहाँ है, और मूसी कृष्णा का संगम कहाँ है? हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में व्यास सतलज नदी के संगम पर है। पंजाब में है, यह भी याद रखना है कौन सी आर्द्रभूमि किस राज्य में है। और रामसर आर्द्रभूमि की सूची में भी शामिल है कि नहीं, यह भी याद रखना है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। यह उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। इस उद्यान से होकर बनास व चंबल नदियाँ नहीं बहती हैं, नहीं। इस उद्यान में गंभीरी व बाणगंगा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इस वाले को स्टेटमेंट को अलग कर दो, केवल क्या याद रखो, गंभीरी व बाणगंगा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इन नदियों के नाम भी आपको पता हो जाने चाहिए। कुल्लेरू झील भारत में ताजे पानी की एक झील है, ताजे पानी की है, यह भी याद रखो। आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, ना कि कृष्णा मूसी के नदी में। और रामसर आर्द्रभूमि भी है यहाँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता होगा इसका आंसर, अंडमान और निकोबार। तो ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, इनको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, और 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। 10 डिग्री जलमार्ग चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। अब आप कहोगे अंडमान निकोबार में ये कार क्या आ गया और लिटिल क्या आ गया, तो ये पूरा ऐसे 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 कुछ द्वीप हैं। ठीक है, ऐसे 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 कुछ द्वीप हैं। ठीक है, इस पूरे नीचे वाले पार्ट को निकोबार बोला जाता है। इसमें जितने भी द्वीप आते हैं उन सबको निकोबार। ऊपर के द्वीप को क्या बोला जाता है, अंडमान। तो अगर कोई लाइन पानी यहाँ बह रहा है, ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार को भी अलग कर रहा है। या हम ये छोटा सा द्वीप देखें और ये छोटा सा द्वीप देखें तो इनको भी अलग कर रहा है। तो या तो इन दोनों के बीच कह दो लिटिल अंडमान कार निकोबार द्वीप, तो ये लिटिल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, और ये कार निकोबार है। या तो कह दो कि इन दोनों को अलग कर रहा है, तब भी सही बात है। या पूरे अंडमान को कह दो निकोबार से अलग कर रहा है, तब भी सही बात है, सेम ही बात है। ठीक है, तो दोनों सही है। निकोबार सुमात्रा से महान चैनल द्वारा अलग होता है।
मैंने 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री पूछा था, उसमें एक ये ग्रेट चैनल भी है। ये देखो 8 डिग्री दिया भी है। मालदीव और मिनिकॉय लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। जावा और सुमात्रा ये दोनों इंडोनेशिया की द्वीप हैं, सुंडा जलसंधि द्वारा पृथक होते हैं। तो ये तीनों अगली बार आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। नंबर 2, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। नंबर 3, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? 1, 2, 2, 3, केवल 2, कोई नहीं। तो फिर से पढ़ लीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना संस्तर यानी गोंडवाना है कहाँ। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाई जाती है। और धारवाड़ खनिज तेल के प्रसिद्ध है। तो धारवाड़ जो चट्टाने हैं वो क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक, तब आप सही बता पाएंगे। 20 का आंसर सही होगा, केवल 2 सही है। यानी अभ्रक वाला सही है, कोडरमा में पाया जाता है, बाकी दोनों गलत है। गलत है तो सही क्या है ये भी देख लेते हैं। भारत में गोंडवाना संस्तर मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्यों के 3 प्रमुख श्रेणी कौन कौन से? तलचर, दामुदा और पंचेत श्रेणी में पाया जाता है। तो गोंडवाना संस्तर कहाँ पाया जाता है? पहले अगर राज्य पूछे तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर श्रेणी पूछे तो तलचर, दामुदा, पंचेत श्रेणी, ठीक है। इन गोंडवाना संस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। किसके? कोयले के। और यहाँ क्या लिखा था? प्राकृतिक गैस, ठीक है। कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगली बार कोयले के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमें याद रखना है? ये जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए इम्पोर्टेंट है। जबकि प्राकृतिक गैस का इन संस्थाओं में पूर्णतया अभाव है। वर्ल्ड को समझिए, पूर्णतया अभाव है। दूसरा है अभ्रक। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। हमने आज ही जियोग्राफी का चैप्टर 3 अर्थ क्लास की पढ़ी, उसमें गैर धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, लौह अलौह सब पढ़ाया है। उसमें कई हमने खनिज भी बताए हैं, कौन कहाँ पाया जाता है, चाहे विश्व लेवल पे हो चाहे भारत के अंदर हो। वो आप सीरीज अगर देख रहे होंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि गैर धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक क्या होते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक का ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार राज्यों में होता है। झारखंड में अभ्रक उत्पादन कोडरमा, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और रांची में होता है। तो झारखंड अगर कहें हम तो झारखंड बहुत उपयोगी है अभ्रक के लिए। बाकी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड चारों जगह मिलता है भारत में। अगला है धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थिति है। इनमें लौह, अयस्क और मैंगनीज, सीसा, जस्ता, चूना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, निकल इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल का पूर्णतः अभाव है। यानी धारवाड़ चट्टानें जो हैं उसमें खनिज तेल नहीं पाया जाता है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज क्या होते हैं उसके लिए आपको अर्थ क्लास की जियोग्राफी का 3रा चैप्टर देखना चाहिए। वो आज ही पढ़ाया है। आज जाकर एनसीईआरटी की सीरीज में जियोग्राफी वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? गहरे खड्डे देखेंगे, यू घुमावदार वाली नदी मार्ग देखेंगे, यू टर्न हो गया नदी, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। अब आप बताइए उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा है जो नवीन मोड़दार पर्वत के बारे में सही बताता है? 1 2 1 2 4 3 4 1 2 3 4। तो इसके सभी जो टर्म हैं वह सही है। सिक्स्थ क्लास, 7th क्लास एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल इसी तरीके से कहानी दी गई है कि आप उत्तर प्रदेश से हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप कोन के जैसे पेड़ देख रहे हैं, फिर आप थोड़ी देर बाद बर्फ देख रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का ये
ट्राई किया गया, जो कि एनसीईआरटी में कहानी टाइप की जो दी गई है, वैसे कि आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे, तो हम सब देखेंगे। यानी हिमालय में गहरे खड्ड भी हैं, घुमावदार वाली नदी मार्ग भी हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी हैं, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय में गहरे खड्ड, गार्ज भी बोलते हैं इन्हें, उत्थान पूर्व तिब्बत से निकलकर दक्षिण स्थित तैतीस सागर में बहने वाली पूर्वतीय नदियों अपने भाव प्रतिरूप को पूर्ववत बनाए क्रम में है। सिंधु, सतलज, गंगा बड़े बड़े महाखड्ड का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, जो भी ये इधर की नदियां हैं वो बड़े बड़े महाखड्ड का निर्माण करती हैं। ये लाइन आ सकती है। हिमालय के पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्फा, वो भी ऊपर पढ़ के आए, से ब्रह्मपुत्र नदी यूटर ही लेती है, अभी हमने ऊपर बताया ही था। हिमालय में 3 स्पष्ट एवं समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये महान हिमालय है, फिर हिमाद्री है या मध्य हिमालय है, और फिर शिवालिक हिमालय है। ठीक है, हिमालय का उत्तरी ढाल मंद ढाल प्रवणता और दक्षिणी ढाल तीव्र ढाल प्रवणता वाला है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अपवाह तंत्र नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। ये पढ़ के फिर समाप्त करेंगे आज का लेक्चर। 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। यानी पश्चिम से पूर्व यानी इधर की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में तो कौन कौन सी पहले मिलती है? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। कौन सा इसमें सही होगा? हमें पता, ऑप्शन इसका बी सही होगा। गोमती, सबसे पहले गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है। इसको हम याद कराते हैं तो कैसे याद कराते हैं? जी 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 के, गोमती, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी। इसी घाघरा को आगे चलकर सरयू बोलते हैं अयोध्या में। ठीक है, यही गंडक जो गोमती जो है, इस गोमती के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश का, वह किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। ठीक है, ये दोनों नदियां गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, वहां से ये दोनों नदियां प्रवाहित होती है, गोमती भी घाघरा भी। गोमती नदी का उद्गम जो अगर देखें आप, तो पीलीभीत जिले के पास एक झील है, वहां से गोमती नदी का उद्गम है। ठीक है, एक नदी शारदा भी है जो इन दोनों के साथ बहती है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से ही शारदा, जो कि काली के नाम से उत्तराखंड से आती है, नेपाल उत्तराखंड के बॉर्डर पे कह सकते हैं। काला पानी एक तो वो है जहाँ अंडमान में, और दूसरा काली नदी शारदा नदी को ही कहते हैं, वह उत्तराखंड के काला पानी से ही निकलती है, जो कि अभी विवाद भी हुआ था और नेपाल और भारत के उसमें मैप जब बनाया गया था, नेपाल का बनाया था, तो ये अपना एरिया है, वहीं से शारदा निकलती है। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। गंगा नदी प्रणाली पूरा भी पढ़ लेते हैं, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जिसमें अनेक बारहमासी गैर बारहमासी नदियां हैं। कुछ बारहमासी भी हैं, कुछ बारहमासी नहीं है। जो नीचे से मिलती हैं आकर वो बारहमासी उनमें से कुछ नहीं है। उत्तर में हिमालय से और नीचे प्रायद्वीप से कई नदियां मिलती हैं। अब आराम से सुनो और बना लो फिगर। बाईं तट की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब बाईं तट की नदियां हैं। बाईं तट क्या होता है? तो अगर गंगा मान लेते हैं ऐसे बह रही है, ऊपर से जो मिलेंगी वो बाएं तरफ की नदियां हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें रामगंगा मिलती है, फिर गोमती, फिर गंडक घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और फिर महानंदा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अंततः यह नदी सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोमती गंगा नदी की एक सहायक नदी और गंगा मैदान की जलोढ़ नदी है। यह नदी मैन कोट के पास गोमत ताल झील से निकलती है, जिसे माधव टांडा में, जो मैंने बोला अभी, माधव टांडा यानी पीलीभीत, ये देखो लिखा है पीलीभीत शहर,
फुलहर झील, कौन सी झील है? फुलहर झील, झील का नाम भूल गया था। फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पीलीभीत से होती हुई लखीमपुर खीरी होती हुई लखनऊ पहुंचती है। ठीक है। घाघरा नदी माप चाचुंगो के ग्लेशियरों से निकलती है। अपनी सहायक नदियों कौन कौन सी? तीला, सेती, बेरी से जल एकत्र करती हुई शीर्ष पानी में गहरे महाखड्ड के माध्यम से पर्वतों से बाहर निकलती है। ये तो घाघरा की बात हो गई। अब गंडक की बात करें। गंडक नदी में काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियां शामिल हैं। यह धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है। मध्य नेपाल से होकर बहती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा में प्रवेश करती है। पटना के सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में माउंटेन एवरेस्ट के उत्तर में अपनी मुख्य धारा अरुण के साथ निकलती है। तो अरुण कौन सी है? कोसी से रिलेटेड है। डायग्राम बनाए, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आप भी ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको ये गंगा ऐसे गंगा नदी बना लो, ऐसे ही जैसे लाइन मैंने खींची। फिर आप क्या करो, ये रामगंगा, पहले रामगंगा को मिला दो। कहाँ मिलती है? कन्नौज। कन्नौज क्यों फेमस है आप जानते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में कन्नौज क्यों फेमस है? आज ही सुबह मैंने हिस्ट्री का जो चैप्टर से क्लास 7 चैप्टर 2 पढ़ा है, उसमें कन्नौज के बारे में बताया है आपको, आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गोमती की। गोमती के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे घाघरा की, और फिर बात करेंगे गंडक की, और फिर बात करेंगे कोसी की, और फिर बात करेंगे महानंदा की। नीचे से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे ये चंबल यमुना में मिलती है। पहले तो यमुना वाली, ये प्रयागराज में, इलाहाबाद लिखा है, इसे प्रयागराज कर लीजिए। फिर सिंध जो है वह मिलती है यमुना में। बेतवा कहाँ मिलती है? यमुना में। यमुना में बेतवा, यमुना में केन, यमुना में। फिर ये सोन है, सोन मिलती है जाकर गंगा में। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं इधर वाली नदियां। तो ये यमुना आ गई, प्रयागराज में मिल गई। यमुना में कौन मिलती हैं? चंबल, आप भी बना लें। सिंध, बेतवा, केन, और ये सोन। सोन है जो नीचे से आकर कहाँ मिलती है? गंगा में। बाकी सभी नदियां ये किस में मिलती हैं? यमुना में। आई रिपीट, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना में मिलती हैं। सोन है वह गंगा में मिलती है। सोन अमरकंटक के पास से निकलती है, जहां से नर्मदा भी निकलती है, जो कि अभी मैंने ऊपर पूछा था आपसे कि अमरकंटक के पास से कौन सी नदी निकलती है। फिर अगर हम बात करें तो इस केन बेतवा के बीच में लिंक परियोजना बनाई जा रही है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चंबल की सहायक नदी में बनास आती है, पार्वती आती है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ये टोन्स आप यहाँ यमुना की सहायक नदी देख रहे होंगे ऊपर। ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अंदर एक चली जाती है बांग्लादेश में, उसे पद्मा बोलते हैं। एक अपने पश्चिम बंगाल में रहती है, उसे हुगली बोलते हैं। लास्ट में दामोदर नदी हुगली में मिलती है, यानी गंगा में सबसे लास्ट में दामोदर नदी मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। डन, समझ में आया? अब आप क्या करो, ये डायग्राम बना लो। कैसे बनाओगे? सिंपल सा है। पहले ये गंगा बना लो, चलो कॉपी पे नोट करो, मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाओ। फिर यहाँ पर आप मिला दो राम गंगा लिख दो। फिर आप इसको मिला दो गोमती लिख दो। यहाँ पर ऐसे करके लिख दो कन्नौज। यहाँ पर ऐसे लिख के लिख दो लखनऊ। फिर आप ये मिला दो क्या? घाघरा। फिर ऐसे मिला दो क्या? गंडक। फिर मिला दो क्या? कोसी। ये भी सही नहीं बन रहा, कोसी। फिर आप यहाँ से क्या कर दो? महानंदा। फिर आप यहाँ से यमुना निकाल, यहीं पे कहीं पे मिला दो। यहाँ पे मिलेगी, प्रयागराज पहले पड़ जाता है। अगर हम देखें तो प्रयागराज गोमती बाद को मिलती है, अहमदाबाद पहले पड़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यमुना यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है।
दूसरा कलर ले लें तो यमुना में पहले चंबल मिलेगी, फिर बेतवा, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पर एक मिलती है आके, इसे बोलते हैं सोन। और लास्ट में ये मिलती है दामोदर। ये कौन सी, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो अंदर जाती है पद्मा और यहाँ हो जाती है हुगली। ये चनाब में कई नदियाँ मिलती हैं, पार्वती और इधर चंबल, सॉरी चंबल है ये, चंबल 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 में बनास मिलती है आकर। कौन सी, बनास। यहाँ पर टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। बस ऐसे बना लिया, हो गया रिवीजन। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन किया करिए, बहुत ज़्यादा रटोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यह नेपाल में मध्य हिमालय को पार करती है, जहाँ यह पश्चिम में सोन कोसी, पूर्व में तमोर कोसी से मिलती है। सोन कोसी, तमोर कोसी। कौन सी, कोसी नदी की बात हो रही है यहाँ पे, कोसी नदी। या अरुण नदी के साथ विलय के बाद सप्त कोसी का निर्माण करती है। तो ये सब किससे नाम संबंधित है, कोसी से। सोन कोसी, तमोर कोसी, अरुण और सप्त कोसी। पश्चिम से पूर्व का क्रम हमने पढ़ ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात दिया है, क्षेत्र दिया है, नदी दी गई है। क्या धुआंधार मालवा नर्मदा नदी पर है, मालवा क्षेत्र में। हुंडू छोटा नागपुर क्षेत्र में सुवर्ण रेखा नदी पर है। गोरसोपा पश्चिमी घाट नेत्रवती नदी पर है। कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक सही है, केवल दो, केवल तीन, कोई नहीं। तो हमें पता है धुआंधार मालवा पे नहीं है, और तीसरा भी नेत्रवती नदी गलत है। केवल दो सही होगा, इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, यस सही है। पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत फैक्ट आपको मिल जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। भारत के हृदय में शक्तिशाली नर्मदा द्वारा अपर्दित भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों। यहाँ क्वेश्चन, संगमरमर की चट्टानें कहाँ मिलती हैं, नर्मदा घाट पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है, लेकिन क्या है, मालवा में है। मालवा पश्चिमी मध्य उत्तरी भारत का एक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी पठार पर स्थित है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन और गुना तथा सीहोर के कुछ भागों के साथ राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के जिले भाग में शामिल है। तो हमें इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कितना याद करोगे। इसमें जबलपुर शामिल नहीं है। इस प्रकार धुआंधार जलप्रपात हालांकि नर्मदा नदी पर है, लेकिन मालवा का पठार में हिस्सा नहीं है, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है इतना। हुंडू या हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है, रांची में भी है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हमें राज्य से लेना देना नहीं। रांची के मुख्य शहर से 45 किलोमीटर दूर है, हमें कोई लेना देना नहीं। यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, यस है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब अगला देख लेते हैं। कर्नाटक का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र गोरसेपा जलप्रपात या जोग जलप्रपात भी जानते हैं इसे। राजा रानी रोवर और रॉकेट के नाम से जाने वाले चार झरने, शरावती नदी, नेत्रवती नहीं है, शरावती है। कौन से, राजा रानी रोवर रॉकेट, ये झरने हैं, विश्व जलप्रपात बनाने के क्रम में विलीन हो जाते हैं। तो शरावती नदी बेसिन अलग है, और नेत्रवती वहाँ लिखा था, तो नेत्रवती इसीलिए गलत हो गया था। पश्चिमी घाट के मध्य भाग में स्थित है, केवल एक युग्म सही है। हुंडरू, छोटा नागपुर, स्वर्णरेखा, केवल एक सही है, ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, क्या यह सही है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण पोषण करती है। इस पे अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था, कोल्लेरू झील पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम लोगों ने देखा। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील बनती है। गंडक नदी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में आया था। कौन सा कथन सही है, तो हमें इसका आंसर पता, ए सही है, केवल एक सही है, केवल एक। लेकिन कौन सा, इसमें से तीनों में से केवल एक सही है, कौन सा सही है, कृष्णा वाला सही है, या झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है वो सही है। तो वुलर झील से बहती है, ये सही है। यहाँ लिखा है कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील में का भरण करती है, तो ये गलत होगा। तो गंडक नदी कांवर झील से निर्मित हुई है, ये भी गलत होगा। पढ़ लेते हैं। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ झील, जल की झील है। तो यह भी याद रखो, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील। क्या भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, हमें जम्मू कश्मीर याद रखना है। वुलर झील के जल का मुख्य स्रोत झेलम नदी है, ठीक है।
इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जाइना लंक कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस द्वीप का निर्माण जैनुलब्दीन द्वारा करवाया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों फैक्ट, चाइना लंक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। वुलर झील को प्राचीन काल में सतीसर झील का अवशेष भी कहा जाता है। इस झील के परिसर में एक लोकप्रिय सूर्यास्त बिंदु भी है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कुल्लेरू भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है। इसे अक्टूबर 1999 में एक अभ्यारण्य नामित किया गया था। राज्य के कृष्णा और गोदावरी जिलों के मध्य स्थित है, न कि ये सीधे उसमें मिल जाती है। कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोल्लेरू झील का भरण नहीं करती है। कोल्लेरू झील की को दो मौसमी नदियाँ कौन कौन सी, बुडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से कोल्लेरू झील का भरण पोषण करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती है। आई रिपीट, अपनी सहायक नदियों से जल देती है, ना कि सीधे स्वयं। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित नहीं हुई है, जो भारत में बिहार बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोखुर झील है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखें। बूढ़ी गंडक के एक पुराने वितरिका के विसर्प द्वारा कांवर झील का निर्माण किया गया था। बूढ़ी गंडक नदी एक पुराने वितरिका के माध्यम से गंडक नदी के पूर्वी हिस्से के समानांतर बहती है। ठीक है, अगला चलते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहा था लोगों का, क्योंकि आप देखते हैं सिंध ऐसे आती है, फिर इसमें कोई नदियाँ ऐसे मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं और फिर मिल जाती है। तो इसमें ये पता लगाना कि कौन किस में मिलती है, ये मुश्किल हो जाता था। तो कई बार जब ये आया था तो सतलज आंसर, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था इसके बाद जो कोचिंग संस्थान थे वह इसका आंसर दे रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि भाई पक्का नहीं है कि यूपीएससी किसका आंसर देगी। हालांकि सतलज ही अधिकतर लोगों ने बताया था और यूपीएससी ने भी सतलज बताकर नाक बचा ली। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखारचू के निकट एक हिमनद से होता है। तो सिंधु नदी बोखारचू याद रखना है, क्वेश्चन पूछते क्या पता। निकट ये एक हिमनद से होता है, और वो भी बोखारचू से नहीं, बोखारचू के निकट एक हिमनद से। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। इस नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां जैसे श्योक, इम्पोर्टेंट है आप लिख लें, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, पंचनद मतलब झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज मिलती हैं। पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी में सीधे जाकर मिलती है, बाकी सब नदियां आपस में मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किनके नाम हैं? हिमनद के, मैंग्रोव क्षेत्र के, लवण झील के या रामसर क्षेत्र के? तो हमें पता है लवण झील के ये सब नाम हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इनका नाम नहीं जानते होंगे। ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, डिडवाना, कुचामन, सरगोल पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। अगर इन क्षेत्रों के आसपास आपका आवास यानी आपका एड्रेस इन क्षेत्रों के आसपास नहीं है तो। हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। इन झीलों को प्लाया भी कहा जाता है। प्लाया आप पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में। ये मुख्यतः लवड़ी झीलें होती हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें इस श्रेणी में हैं, चाहे वह सांभर हो, जानते होंगे आप, पंचभद्रा, लूड़, करणसर, डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू आदि हैं। तो अब याद कर लें आप, जिससे आगे आयत गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट मतलब इधर वाला पश्चिमी घाट है, इधर वाला पूर्वी घाट है। तो अब पहले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए, क्या नाम है उसका? ठीक है, तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? नागावली। सुवर्ण रेखा यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ से निकलती है और वंशधारा निकलती है। 2-4 सही हो जाएगा, 2-4 सही हो जाएगा। सॉरी सुवर्ण रेखा तो ऊपर है ना, सुवर्ण रेखा ऊपर है, सॉरी सॉरी सुवर्ण रेखा तो
ऊपर है। सुवर्ण रेखा गलत होगा, नागावली वंशधारा सही होगा। 2 और 4 चेक भी कर लेते हैं, बी वाला आंसर सही है। पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैली हुई हैं। ये क्यों बताया? क्योंकि आपने देखा हिमालय कहाँ फैला हुआ है पूछा था, और पश्चिमी घाट किन राज्यों से होकर फैला हुआ है ये भी पूछा था, इसीलिए इसका भी एग्जाम्पल आप याद रखें, सॉरी इसका भी स्टेटमेंट याद रखें। ठीक है। नागावली नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले से हो रहा है, तो उड़ीसा याद रखें। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी, रायगढ़, ये भी उड़ीसा से निकलती है। ब्राह्मणी नदी राउरकेला, उड़ीसा के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से निकलती है। और सुवर्ण रेखा तो छोटा नागपुर पठार से यानी ऊपर से निकलती है। तो ये अगली बार के लिए आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किस हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? एक तरफ हिमनद है, ग्लेशियर, दूसरी तरफ नदी। तो बंदरपुछ यमुना नदी से निकलती है, क्या सही है? बारह सिगरी क्या चिनाब से निकलती है? सही है। मिलाम मंदाकिनी से, सियाचिन से नुब्रा, चेमू से मानस, कौन सा सही है? तो हम अगर देखें तो बंदरपुछ यमुना से निकलते हैं, सॉरी बंदरपुछ से यमुना निकलती है, 12 सिगरी से चनाब निकलती है, और अपना नुब्रा सियाचिन अभी ऊपर ही देख कर आए, ये तो नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन था। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? 1, 2, 4 सही होगा। मंदाकिनी मिलाम गलत है, जेमू मानस गलत है। तो इनका चेक कर लेते हैं सही क्या है। मंदाकिनी नदी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट है, केदारनाथ मंदिर जो है उसके निकट से मंदाकिनी निकलती है। इसका स्रोत केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद है, ना कि मिलाम हिमनद। जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है, ना कि मानस नदी का। ठीक है, ये दोनों आप याद रखें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील, कृत्रिम झील, कोल्लेरू, रेणुका, नैनीताल, कोडाई कनाल। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। कोडाई कनाल जो है वो तमिलनाडु में एक कृत्रिम झील है, बाकी सब प्राकृतिक झील है। तो कोडाई कनाल झील कोडाई झील के नाम से भी जानी जाती है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में एक मानव निर्मित है, ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया पर्यटन का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, क्या है सही होगा? सबको पता है सही नहीं होगा। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, क्या है सही है? तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, क्या है सही है? देख लेते हैं। 1, 3, केवल 2, 3, 1, 2, 3, क्या सही होगा? तो हमें पता है इसका बी आंसर सही होगा, केवल 2 सही है। क्यों? क्योंकि तीसरा गलत है, इसने बोला है सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है, जो कि गलत है। पढ़ लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम पाव हुनरी हिमनद से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र तो मानसरोवर झील से निकलती है या उसके पास से। रंगित नदी सिक्किम में होती है। ठीक है, रंगित नदी के बारे में जो लिखा था वो सही था, तीस्ता की सहायक नदी भी है। यह एक सदा नीरा नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। रंगित नदी क्या है? सदा नीरा, हमेशा पानी रहता है। गर्मियों में हिमालय की पिघलती बर्फ और मानसून में वर्षा जल। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ना कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। 2016 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है पूछा है। ठीक है। तो दिबांग, कामेंग, लोहित, कौन सा है? तो हमें पता है तीनों सही है। दिबांग, दिहांग, लोहित, कामेंग, ये सब हैं। पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेम्यू डुंग हिमानी से निकलती है, ये हिमानी मानसरोवर के निकट है। ये भी पूछ लिया जाता है दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व में है, ये याद रखिएगा क्योंकि अब थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है। तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। ठीक है, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, फिर इसमें दिबांग मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है।
पूर्ववर्ती नदी है, पूर्व की तरफ बहने वाली। माजुली द्वीप है, ये तो सबको पता ही होगा, असम में है, ये याद रखने का पॉइंट है। सबनसिरी, बरेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, रैदाक, पागल, दिया, कोकली, ये सब सहायक नदियां हैं। आपको रटी होनी चाहिए, रात में भी कोई जगह कर पूछे तो आप सही बताएं उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये उस समय का क्वेश्चन था, किस समय का, 2016 का। तो इस समय क्या पूछा जा सकता है, इस समय पूछा जा सकता है केन बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इससे फायदा क्या है कि हम जान सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा जा रहा था, ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2015 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप कह सकते हैं सहायक नदियाँ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गंगा की पूछी, सिंधु की पूछी, ब्रह्मपुत्र की पूछी, कृष्णा की पूछी, और अब गोदावरी की। वंशधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेन्नार। तो पेन्नार तो सबको पता है, नीचे है, पेन्नार से क्या कुछ कट हो रहा है। तो 1 2 3 2 3, तो हम क्या करें, सबके साथ चले जाएं, नहीं, 2 और 3 के साथ जाना है। वंशधारा इसकी सहायक नदी नहीं है, तो वंशधारा किसकी सहायक नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। गोदावरी की प्रमुख नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा हैं। तो वेनगंगा किसकी है, पेनगंगा इसकी है, तो वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की वृद्धगंगा भी कहा जाता है या गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां पूर्णा, वेनगंगा, प्रवदा, वर्धा। तो वेनगंगा भी हमने कहा था अभी, तो ये भी इसी की नदियां हैं। गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र 7 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है सहायक नदियां मिला के है सब, ठीक है। वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है। गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझे हो आप, वंशधारा नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। पेन्नार नदी दक्षिण की है, दक्षिण भारत के नंदी दुर्ग श्रेणी की चिन्ना केसावा पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में चित्रावती, पापहनी, चेयरू। यह नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको बहुत कुछ पता हो गया होगा और रिवाइज भी हो गया होगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो बराक तो कहाँ से बहेगी, पहला गलत कर दो तो हमारा आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अब कहोगे इतना इजी क्यों पूछ लिया, क्योंकि 2014 का क्वेश्चन है, आप सिंपल सा समझ सकते हो। बराक कहाँ से निकलती है, तो ये अपना, अगर हम मैप बनाने में हम बहुत फास्ट हैं, ये अपना अगर उत्तर भारत बना ले तो इधर से बराक निकलती है कहीं से। बराक भी इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश में जाती है। बराक के बारे में क्वेश्चन आने वाला था, चर्चा में थी, पता नहीं क्यों नहीं आया, हो सकता है अगले साल आ जाए बराक। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, असम के मैदान में प्रवेश करती है। सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऊपरी मतलब जो ऊपर से मिलती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र ये भी कह सकते हैं, जब ब्रह्मपुत्र ऐसे होती है तो ऊपर स्टार्टिंग की नदियों में। तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती है। उत्तरी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ये लखीमपुर उत्तरी है, यानी अरुणाचल प्रदेश का। एक यूपी का भी लखीमपुर खीरी है, वो लखीमपुर खीरी बोला जाता है, खीरी, उसका जिला खीरी है, हेडक्वार्टर लखीमपुर शहर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दुधवा नेशनल पार्क यहीं है, ठीक है। यहीं से 3 नदियाँ गोमती, शारदा, घाघरा इस लखीमपुर खीरी से बहती हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये उत्तरी लखीमपुर अलग है, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी अलग है। बराक नदी की बात कर लें, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
बराक नदी की प्रमुख नदियां जिरी, ढलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई। बांग्लादेश में इसे सूरमा कहते हैं तथा मेघना के नाम से भी जानी जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है, इसलिए चर्चा में था। इस नदी पर तिपाही मुख बांध भी स्थित है। मैं फिर कह रहा हूँ, बराक नदी इस समय चर्चा में थी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका बांध, आप राष्ट्रीय जलमार्ग, इसकी जो सहायक नदियां हैं, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, सब याद कर लें। 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा पर भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो हमें पता है ऐसे बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे एनसीईआरटी से उठाया है, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी ज्वाइन करिए, मजा आएगा। यह एक देखिए विभ्रंश घाटी में स्थित है, यह विंध्य सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत में से पश्चिम की ओर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी, जो कि यहाँ गलत लिखा है। बी नहीं होगा। ये इस तरफ क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि ये फ्रंस घाटी में बहती है। आपको कैसे पता? क्योंकि ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फ्रंस घाटी में बहने के कारण ये पश्चिमी घाट की ओर, पश्चिम की ओर बहती है। ये दोनों गलत है। इसका आंसर यहाँ गलत है, यहाँ पर ए होना चाहिए, केवल एक। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय से पुराना है। क्यों? क्योंकि हिमालय तो अभी नवीन है, बन रहा है। यह तथ्य प्रायद्वीपीय नदियों की पूर्णावस्था, नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने का प्रमाण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदी जो है यहाँ चौड़ी है, यानी कटान ज़्यादा कर चुकी हैं और बूढ़ी हो गई है, ऐसा कह सकते हैं, पूर्णावस्था। पश्चिमी तट के समानांतर स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीप के उत्तर भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब ऊपर की ओर बहती हैं। आप देखे होंगे यमुना और गंगा में मिलती हैं जाकर। ठीक है, प्रायद्वीप की अन्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब इधर की ओर बहती हैं। तो क्या कारण है? नर्मदा और तापी इधर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती। ये एक और फैक्ट आप याद रखें, विसर्प नहीं बनाती, बारहमासी नहीं होती। यद्यपि फ्रंस घाटियों में बहने वाली नर्मदा तापी इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी अपवाद है। प्रायद्वीपीय भारत के ढाल उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर है, इधर की ओर ढाल है, इसीलिए सभी नदियां जो गोदावरी, महानदी और आपका कृष्णा सब इधर की ओर बहती हैं, जबकि ये दो इधर बहती हैं। क्यों? क्योंकि भ्रंश घाटी के चक्कर में। नर्मदा नदी का विंध्य सतपुड़ा के मध्य बहना पश्चिम दिशा में कारण नहीं है। ये सही बात है कि नर्मदा नदी जो है वह सतपुड़ा, ये विंध्य हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, इसके बीच में नर्मदा बहती है, लेकिन कारण ये नहीं है इधर बहने का कि ये दोनों पर्वत हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि यह भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। ये पश्चिम की ओर ढलान है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ढलान जो है वह पूर्व की ओर है। ठीक है, ढलान इधर की ओर है, तो वह भी गलत हो गया। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उत्तर सीमा का कार्य करती है। सहायक नदियां आप पढ़िए, शेर, तवा, दूधी, शक्कर, पूरा किचन यहीं आ गया। करजन, जामतारा, वरना, हिरण, ओरसंग, कुंडी नदी। इसका अपवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फैला है। आज का अंतिम क्वेश्चन, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपना प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यूटर्न क्यों बनता है? पूरी कहानी बना के पूछा गया यूटर्न क्यों बनता है। तो क्या बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, क्या वैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। आप कहोगे ये अक्ष संघीय नमन क्या होता है? तो यही हिंदी है यूपीएससी की। तृतीय, कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विक्षोभ के कारण। तृतीय कल्पित वलित, वाह, कल्पीय वलित, आप कहोगे ये क्या है? इस संदर्भ में और भी दोनों कारण तर्क संगत है, तो यही होना चाहिए बी वाला, तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। वाह, इसका व्याख्या देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा।
ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग तिब्बत से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। इरावदी म्यांमार में, मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, चीन से होकर बहती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के समीप से होता है, पूर्व की ओर बहती है, नामचा बरवा से यू टर्न ले लेती है, दक्षिण की दिशा में भारत में प्रवेश करती है, असम में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हिमालय के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर अक्षांशीय अवनमन है। हिमालय की इसी आकारिकी का अनुसरण कर ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के समीप भारत में प्रवेश करती है। समझ में आया होती है ठीक, वरना आप क्या कहो, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, पूरा बढ़िया सा। यहाँ से यू टर्न ले लेती है, यहाँ पे नामचा बरवा है, बस इतना याद रखो, चक्कर में पड़ो ही मत, वरना जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ आइएगा तब समझेंगे, ठीक है। अगली बार हम जलवायु पढ़ेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट कर दिए होंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बीच में तो हम कहते नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और एनसीईआरटी का सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मैगजीन आने वाली है, करंट अफेयर्स मंथली, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, उसमें भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।